हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है हिस्ट्री का चैप्टर 3 फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसे पॉइंट्स में बांट लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और भी जो पॉइंट्स है, तो ये चैप्टर जो होगा हमारा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। तो हुआ क्या था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि 1885 में क्या बन चुका था, कांग्रेस बन चुका था। किसने फाउंड किया था? एओ ह्यूम ने। उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो पहले जो सेट के जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवर्स थे या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स आप कह सकते हैं, उन्हें हम कहते थे अर्ली नेशनलिस्ट। ये अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? लॉयर थे, डॉक्टर थे और कई फ्रीडम फाइटर्स थे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो थे पहले, इन्हें हम कहते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। इन लोगों का और एक नाम था जिसे कहते हैं मॉडरेट्स। मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके तरीके की वजह से, उनसे मतलब इनसे डील करना बहुत आसान हुआ करता था। सबसे दूसरा, लीडर्स। इसमें लीडर्स कौन कौन थे? सबसे पहला बंगाल में थे डब्ल्यू सी बनर्जी, मैंने यहाँ एक एक लिखा है, आप दो दो जान लीजिए। दूसरा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महाराष्ट्र और गुजरात से कौन थे? गोखले थे, दादा भाई थे, दादा भाई नौरोजी, फिर फिरोज शाह। तो ये सब थे। आप ये पॉइंट भी कर लीजिएगा तो आपका फायदा होगा। नेक्स्ट आएगा इनका बिलीफ ऑफ मॉडरेट्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे हम जल्दी कवर अप करते हैं। बिलीफ ऑफ मॉडरेट्स यानी कि बिलीफ ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला बिलीफ था कि ये फेयर प्ले में बिलीव करते थे। फेयर प्ले में बिलीव करना, इनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश से अच्छे से बात करें तो ब्रिटिश हमारा बात मानेंगे। दूसरा इनका मानना था सारी बात ये पिटिशंस के द्वारा करते थे। पिटिशन मतलब क्या? लेटर, पिटिशन। लेकिन ब्रिटिश क्या करते थे? इनका बात सुनते थे और वो लेटर को फेंक देते थे। मतलब इनका जो बोलचाल रहा ब्रिटिश से उतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि इनका जो तरीका था वो अच्छा था। नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू इंडियंस। होम रूल का मतलब जान लीजिए शॉर्ट में, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस, आई होप क्लियर है। पहला क्या था? फेयर प्ले या पिटिशंस के द्वारा जो ये दरख्वास्त करते थे, इनका ये बिलीफ था। दूसरा था कि ब्रिटिश वुड ग्रांट देम होम रूल टू इंडियंस, यानी कि इंडियंस यानी कि सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है। नेक्स्ट जो है था वो था दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड। जैसे कि मैंने कहा, इनका कैसा मेथड था? पीसफुल, यानी कि पिटिशंस द्वारा, लेटर द्वारा। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हो गया? जो भी विद इन द लॉ था। तो इसके बाद हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स था क्या। तो नेक्स्ट जो था वो है डिमांड्स। फोर्थ में क्या पढ़ना है हमें? डिमांड्स के बारे में। तो कहाँ कहाँ इन्होंने डिमांड किया अर्ली नेशनलिस्ट लोग ने? सबसे पहला जो था वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब क्या हो गया? सबसे पहला इन्होंने कहा एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। जो इंडियन काउंसिल ब्रिटिश ने सेटअप करके रखा था, अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि उसे खत्म कर दिया जाए। दूसरा, इंक्रीज मेंबरशिप ऑफ इंडियंस बाय इंक्लूडिंग सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। जैसे कि लोकल बॉडीज में जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉमर्स के या स्कूल के, ये चाहते थे वो सारे मेंबर्स को प्रमोट कर कर इंडियन काउंसिल में भी जगह दिया जाए, ताकि पूरा तो ब्रिटिश से भरा हुआ था ना, तो वो चाहते थे इंडियंस को भी वो जगह मिले। और किन इंडियंस को? ये जो लोकल बॉडीज में काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब ये क्या हो गया? एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली नेशनलिस्ट का डिमांड बताइए ऑन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऑन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। क्लियर है? पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। जैसे कि हमें पता है कि 3 टाइप का रेवेन्यू सिस्टम आया था, है कि नहीं? महलबारी, रियोतवारी और परमानेंट सेटलमेंट। तो उन्होंने कहा था कि जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसके वजह से जमींदार को प्रॉब्लम हो रहा है या पीजेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, उसे कम कर दिया जाए, रिडक्शन। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड बूस्ट वेलफेयर एंड एजुकेशन। देखिए, ब्रिटिश शुरू से क्या करती आ रही है? अपने आर्मी के ऊपर हमेशा खर्चा करती है, ताकि अगर आर्मी पावरफुल रहा तो सबको वो दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस का डिमांड था, अर्ली नेशनलिस्ट लोग का डिमांड था कि आर्मी के ऊपर उतना खर्चा मत करिए, हमारे वेलफेयर
और एडुकेशन के ऊपर करी है, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि एडुकेशन है तभी ये ब्रिटिश का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट, चीप क्रेडिट थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स। गरीब किसान जो क्रेडिट के मारे दब जाते थे, ये चाहते थे कि चीप क्रेडिट इन्हें मिले। क्रेडिट मतलब क्या, उधार मिले, थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स, मतलब इनका डिमांड था कि एग्रीकल्चरल बैंक्स को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। एग्जाम टू हेल्ड इन लंदन, जैसे कि हमने कहा था या लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, 21 to 19 हो चुका था एग्जाम का एज। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, इसे थोड़ा बढ़ाया, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, ज्योतिबा फुले ने इतना काम किया, लेकिन इनका डिमांड था कि एग्जाम टू बी हेल्ड इन लंदन एंड इंडिया साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक बार में दोनों जगह एग्जाम लिया जाए, लंदन में भी और इंडिया में भी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 19 साल का बालक या फिर 20 साल का बालक लंदन जाके अकेला एग्जाम दे, ये बहुत कठिन काम था उस समय के लिए। तो इनका डिमांड था कि इंडिया में भी एग्जाम हो और लंदन में भी एक ही दिन में। दूसरा, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो लागू किया था किसने, लॉर्ड लिटन ने, तो वो चाहते थे कि आर्म्स एक्ट को ठीक किया जाए। स्प्रेड ऑफ एडुकेशन। स्प्रेड ऑफ एडुकेशन मतलब ये चाहते थे कि एडुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, तभी इन्होंने बूस्टअप करने का, इधर जितना ज़्यादा एडुकेशन फैलेगा उतना इंडिया स्ट्रांग होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सिर्फ 2 फ्रीडम फाइटर है, एक है दादा भाई नौरोजी और एक है गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, तो हम आ गए अपने वीडियो के अंतिम में। तो कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका उतना बड़ा कुछ अचीवमेंट था नहीं, लेकिन तब भी कुछ था। तो सबसे पहले क्या था, नेशनल अवेकनिंग अमंग पीपल। नेशनल अवेकनिंग अमंग पीपल का मतलब क्या हो गया, इन्होंने ही नेशनलिज्म ज़्यादा बड़े तादाद में फैलाया, इन्होंने दिखाया कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। दूसरा, अर्ली नेशनलिस्ट ट्रेंड पीपल। ये जो थे, इन्हें क्या कहा जाता था, अर्ली नेशनलिस्ट। इन्होंने मिलकर यंग जो यूथ था इसे ट्रेन किया, उन्हें बताया कि फ्रीडम या फिर ब्रिटिश से लड़ना कितना ज़रूरी है। तीसरा, एक्सपोज ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने ही ब्रिटिश का असली नेचर बाहर निकाला, है ना, क्योंकि ये तो अच्छे से बात कर रहे थे, पिटिशंस के द्वारा फेयर प्ले कर रहे थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश हमें फ़ायदा देंगे, ये जब तक हमारी कंट्री में हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनके द्वारा ही हमें पता चला ब्रिटिश का ट्रू नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ लीडर्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि सबसे पहले है दादा भाई नौरोजी। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आप सबसे पहले इनका फोटो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के आते हैं, फोटो दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। देख लिया आपने, हाँ। तो ये जो थे, ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और ये मुंबई में रहते थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन से, आपको लिखना होगा दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में एक पार्टी है। तो इन्होंने ही ICS का एग्जाम याद है, अभी इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था कि साइमल्टेनियसली इंडिया और लंदन दोनों जगह ICS का एग्जाम हो। तो इनके ही द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स ने ICS का जो एग्जाम साइमल्टेनियसली इंडिया और लंदन में करवाया, मतलब वो चीज़ पास कर दिया। थर्ड, बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा, ये 2 टर्म, बॉयकॉट और स्वदेशी, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयकॉट मतलब जो बाहर का जो सामान है उसे बॉयकॉट करना, मतलब उसे यूज़ ना करना, और स्वदेशी मतलब अपने ही देश में जो बनाया हुआ चीज़ है उसे यूज़ करना। ये इन्होंने निकाला। ड्रेन थ्योरी, ये हमने कहाँ पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, कि ड्रेन थ्योरी क्या था कि इंडिया से सारा सामान ब्रिटिश ले जाते हैं, वहाँ ज़्यादा दाम में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, आकर इन्हें प्रॉफिट नहीं देते, जिसकी वजह से इंडिया का प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। इंडिया का क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है ऑफ वेल्थ। ड्रेन थ्योरी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो हमने रिवोल्ट में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज कभी भी हिस्ट्री बीच से आगे मत देखिए, पूरा सीरीज देखिए। दूसरे जो थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में भी आएगा, तो फोटो आप देख लीजिए। ये जो थे, इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनके अपोनेंट पार्टी जो थे उनके द्वारा, जो कि थे तिलक, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये अभी अर्ली नेशनलिस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे असर्टिव नेशनलिस्ट। ये मॉडरेट्स थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। अब हुआ क्या
इनका क्या क्या था, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया, जिसमें ये क्या करते थे, सोल्जर्स ट्रेन करते थे। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने लागू किया फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ 6 to 10, मतलब जो भी बच्चे हैं 6 to 10 इन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, वो भले लड़का हो या लड़की, दोनों को। और जो लास्ट लीडर है, जगह नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये बंगाल के थे, ये भी मुंबई के थे, ये बंगाल के थे। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था आईसीएस एग्जाम के लिए। आईसीएस एग्जाम मतलब इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और इन्होंने ही फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इंडियन एसोसिएशन क्या था, हिंदू मुस्लिम को ये एक साथ रखना चाहता था, और इंडियन एसोसिएशन के वजह से ही ये जो एग्ज़ाम का उम्र था 21 से 19 ये बढ़ाया गया था, 19 जो हो चुका था उसे बढ़ाया गया था। दूसरा, इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये सब के ऊपर एलिगेशंस लगाए और बोला कि ये सबको हटा दिया जाए। आई होप क्लियर है। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है, आपका जो मेन चैप्टर है इसे इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि ब्रिटिश का असली रूप हम जान सके, क्योंकि ये तो बेचारे अच्छे थे, इनका अच्छाई कुछ काम नहीं आया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे 1905 के बारे में, यानी कि हाँ जो आप समझ रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही मेन हिस्ट्री स्टार्ट होगा और वहीं से टर्निंग पॉइंट आएगा मुस्लिम लीग और पॉजिटिव नेशनलिस्ट। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और जल्दी अपना हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करिए।